नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। अमेरिका ईरान युद्ध, कच्चे तेल की उठापटक और रुपए की कमजोरी के बीच शेयर बाजार है काफी वोलेटाइल और इस बीच एफआईज भारतीय बाजारों से धीमे धीमे अपनी दूरी बना रहे हैं और लगातार कर रहे हैं बिकवाली। अब बड़ा सवाल है कि बाजार कब स्टेबल होंगे, कच्चा तेल कब नीचे आएगा, एफआईज की बिकवाली कब रुकेगी, करेंसी की कमजोरी कब थमेगी और इन सब के बीच में अल्टीमेटली जिन चीज़ों से बाजार को सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है वो है कंपनियों के नतीजे। रिजल्ट सीजन खत्म होने के कगार पर है और इनसे कितना कॉन्फिडेंस आएगा, ये सारी बातें हैं जो बाजार के डायरेक्शन के लिहाज से आप जानना चाहते हैं और साथ ही जानना ये भी चाहते हैं कि इस तरह के माहौल में कहाँ निवेश करना है आपके लिए बेहतर। आइए इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं बाजार के जाने माने दिग्गज एक्सपर्ट जो सिंगापुर से कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। वो सिंगापुर में रहकर भारतीय बाजारों पर तो गहरी पकड़ रखते हैं, लेकिन दुनिया भर के बाजारों में एफआईज के मूड माहौल को जानने पहचानने का काम भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं और दुनिया भर के बाजारों को ट्रैक भी करते हैं। हेलियस कैपिटल के फाउंडर और एफआईज फंड मैनेजर समीर अरोड़ा साहब से करते हैं मुलाकात। समीर सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। क्या लग रहा है सर, ये मान लें कि युद्ध को लेकर जितना बुरा होना था हो गया, अब यहाँ से जो होगा अच्छा ही होगा, एक वो कंफर्ट कॉन्फिडेंस ला सकते हैं? मुझे तो लगता है जी, लेकिन मैं तो बुलिश हूँ और कभी बुलिश बातें सोचता हूँ। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ कि फरवरी में मैं काफी बुलिश हो गया था, इन द सेंस कि उससे पहले लास्ट 3-4 महीने, ये मे बी 6 महीने, ये जो यूएस के साथ टेंशन थी कि हमारा टैरिफ बड़े हाई हैं और उसके लिए ये हो रहा है, उसके लिए करेंसी वीक हो रही थी, एफआई फ्लोज भी आउटफ्लो थे। तो मुझे फेब में लगा कि अब ये डील हो गई। अब फाइनली तो वो नंबर वैसे ही, टैरिफ के नंबर वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने कम कर दिए, लेकिन उस वक्त बुलिश हो गया था। तो उसके बाद ये मार्च में जब वॉर हुई, उससे जो ऑयल प्राइस हुआ या बाकी भी चीजें जो बढ़ी, और उससे इंडिया को फिर नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ। तो अब अगर ये लगे, जो मुझे तो लग रहा है कि अब प्रेसिडेंट ट्रम्प भी लड़ाई करना नहीं चाहते हैं और ईरान भी थक गए हैं, लेकिन वो अब आर्ग्यू कर रहे हैं ऑन डिफरेंट पॉइंट्स सो दैट दोनों अपने अपने देश में दिखा सकें कि हम जीत के आए हैं। तो अगर ये एंड गेम है, और ऑफ कोर्स अब तो कल प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ट्वीट ही कर दिया कि मोस्टली एवरीबडी इज एग्रीड, और उन्होंने ये भी सबके नाम भी दिए हैं, ये सारे मिडिल ईस्ट के हेड्स के, सऊदी एंड यूएई एंड व्हाटएवर। तो अब तो और सब मार्को रूबियो दिल्ली में है, तो उन्होंने भी कहा कि अब खुश खुशी की न्यूज आने वाली है, खुशखबरी आने वाली है। तो अगर ये हो जाए तो जो इंडिया को सबसे ज्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट कहते हैं कि हो रहा है, क्योंकि ऑयल प्राइस बढ़ गए हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं, तो फिर थोड़ा फायदा भी होना चाहिए इस बात। बिल्कुल ठीक बात है। और फर्स्ट टाइम लंबे समय बाद क्रूड $100 के नीचे भी आया है। कहाँ आपको लगता है कि एक लेवल पे आ जाए तो हम कंफर्टेबल हो जाएं? एक्चुअली हमने पास में बहुत नंबर्स इससे हायर देखे हैं, 22 में भी $150 था। अब अगर आप देखें कि ये जो ऑयल का प्राइसेस भी इंडिया में बढ़ाने शुरू कर दिए हैं, तो अगर आप देखें, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, मतलब पेपर में आया कि जो 1,000 करोड़ के लॉस हैं वो 750 करोड़ हो गए थे जब पहले 3 रुपए कुछ पैसे बढ़ाया था। इसके उसके बाद आई थिंक 3 रुपए और बढ़ चुका है। तो मतलब वो 2, 3, 4, 5 रुपए में वो भी जीरो हो जाएगा। लेकिन बाकी चीजें जो है वो अवेलेबिलिटी के ऊपर है कि गैस की अवेलेबिलिटी, फर्टिलाइजर की प्राइसेस वगैरह। तो अगर $80 हो जाए तो ठीक है, और तो पहले 60-65 था, बट $80 में भी आपका 3 महीने का जो नुकसान हुआ है वो तो हुआ ही है। लेकिन ये सब एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि आपको ये नहीं गिनना चाहिए कि ये एक कंपनी का नुकसान हो गया या 4 लोगों का नुकसान हो गया। उसको अगर आप डाइवर्सिफाई कर दें कि थोड़ा सा गवर्नमेंट का नुकसान हुआ, थोड़ा सा कंज्यूमर का नुकसान हुआ, थोड़ा सा कंपनी का नुकसान हुआ, तो ये छोटी मोटी चीजों से कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ जाता कि सब चीजें स्टॉल हो जाए, जैसे हो गई थी कि अब कोई पैसे नहीं डालेगा या कोई मार्केट नहीं चलेगी, ऐसे सब नहीं होता। आपको क्या लगता है अगर क्रूड आ भी जाए से 80, 85, $90 की रेंज में, वॉर खत्म होने के सिग्नल भी आ जाए, क्या तब भी एफआईज भारत में लौटेंगे? आपको लगता है वो पैसा लगाएंगे? अगर आप इस साल को देखें, मैं जान के बड़ी बात नहीं करता, नहीं तो लोग कहेंगे मैं टैक्स टैक्स क्यों बोलता है, लेकिन एक्चुअली हर मार्केट में एफआई ने सेलिंग करी है। हमारे यहाँ जैसे इंडिया में कोई 20-25 बिलियन की सेलिंग हुई है इस साल,
कोरिया में मुझे लगता है 60, लगता नहीं है, नंबर है, मैं भूल रहा हूँ, बट कब 60-70 बिलियन डॉलर की सेलिंग हुई है। ओह। ताइवान में भी सेलिंग हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ सेलिंग हुई है क्योंकि डिसअपॉइंटेड है, लेकिन वहां सेलिंग हुआ कि ज्यादा पैसे बन गए हैं। बॉटम लाइन है इसकी, कोई भी चीज सस्टेनेबल नहीं है, हमारी सेलिंग और उनकी मार्केट इतना चलना। लेकिन ओवरऑल इस साल इमर्जिंग मार्केट्स में, खाली एशियन इमर्जिंग मार्केट्स में अराउंड 125 बिलियन डॉलर की सेलिंग हुई है, जिसमें इंडिया की अपने इंडेक्स वेट के हिसाब से, एशियन इंडेक्स में से अगर लें तो इंडिया का कोई 12% ग्लोबल मार्केट में है, तो एशियन मार्केट में होगा 15-18-20%। उसी हिसाब से हुई है। तो अब ये ना कि कोरिया में भी सेलिंग हो रही है, ताइवान में भी हो रही है, इसलिए इसको इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए कि खाली इंडिया में सेलिंग करके वहां पे डाल रहे हैं, वहां पे भी सेलिंग हो रही है। सर, आपने कहा भी था कि एक कारण तो ठीक है, ग्लोबली भी प्रॉफिट बुकिंग या सेलिंग है ही। दूसरा ये कि एफआईज के टैक्सेशन को लेकर भी थोड़ा एफआईज दुखी है, नाराज़ हैं। अभी हम मोहनदास भाई साहब से बात कर रहे थे, उनका भी ये कहना था कि थोड़ा एफआईज का टैक्सेशन घटा दें, कुछ उनको ऐसी रियायत दें कि वो और डॉलर लेके आए। लेकिन दिक्कत है कि कर भी दें, उसके बाद क्या गारंटी है कि एफआईज बेचेंगे नहीं, पता चला और भाव ऊपर आए तो फिर बेचेंगे, पता नहीं और नया पैसा लाएंगे नहीं लाएंगे, ये कैसे तय हो? बिल्कुल जी। अब आप जैसे शादी से पहले अगर आप लड़का ढूंढ रहे हैं, तो आप कब ना कहे जी मैं बाल कटा लेता हूँ, मैं शेव कर लेता हूँ, उसका ये थोड़ा मतलब आपकी शादी हो जाएगी। लेकिन आप फिर भी करते हैं ना, आप अपनी तरफ से तैयार होते हैं ना जाके कि भाई अब हम यंग हो गए हैं, हमें लड़की वाले देखने वाले आ रहे हैं, तो ये तो लाइफ ऐसी है। आप अपना काम करेंगे कि दूसरा क्या करेगा उसके बाद? आपको अपना पता है कि मेरी दाढ़ी ठीक नहीं लग रही है, मुझे शेव करनी है, हम्म। उसके बाद भी कहीं होगी नहीं होगी, क्या करें उसके बारे में? ऐसे नहीं हो सकता कि आपने कोई लिखा हुआ है कि आप मैं काट रहा हूं जल्दी आ जाओगे, क्यों भाई इतने साल के हो, ऐसे नहीं होता। हम्म। बॉटम लाइन है, आपको समझना चाहिए कि आप रेडी नहीं हो। हम्म। लेकिन रेडी नहीं हो में आपको फिर भी लोगों की शादियां हो जाती हैं, फिर भी लोग पैसे डाल देते हैं मार्केट में। हम्म। तो इसलिए हर चीज वन वन टू वन नहीं है, लेकिन अपने आप होना चाहिए कि हाँ ये गलत है रिलेटिव टू अदर। लेकिन मैं अब टैक्स की बात करना नहीं चाहता, क्योंकि मैं कौन सा बड़ा कोई एफआईएस का कोई मेरे को पैसे दे रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव होने के लिए। तो ठीक बात बॉटम है। लाइन ये है कि इंडिया में मार्केट घूम फिर के अब ठीक होने के मुझे आसार ज्यादा लगते हैं। इसलिए अगर आप मेरे लॉन्ग ओनली फंड को देखें या इंडिया में हमारे म्यूचुअल फंड को देखें, हम तो 99% इन्वेस्टेड पे चल रहे हैं। हम्म। एंड इवन इन माय लॉन्ग शॉर्ट फंड हम 72-73% पे चल रहे हैं, हम्म। क्योंकि हमें लगता है कि इंडिया की जो ओवरली जो हर्ट किया गया है, वो थोड़ा सा रिवर्स होने के अब प्रोस्पेक्ट्स हैं। बहुत अच्छी बात है कि ज़रूरत से ज़्यादा जो नेगेटिव हो गए मार्केट पर, उसके रिवर्स होने के आसार है। आमतौर पर सर आप भी जानते हैं कि हमेशा टफ एनवायरनमेंट हो या क्राइसिस हो, तब कुछ अच्छे और बड़े काम हो जाते हैं। जैसे ट्रम्प साहब ने उस समय टैरिफ लगाया था, तो अपने जीएसटी वाला काम हो गया, बढ़िया हो गया, उसमें एक बड़ा पुश मिला इकोनॉमी को। क्या कुछ ऐसे ही कोई एक दो बड़े काम इस वक्त किए जा सकते हैं जिससे कि इकोनॉमी और मजबूत हो, करेंसी हमारी जो कमज़ोर हो रही है वो थोड़ा कम होना रुके? तो इसमें ना दो टाइप के काम चाहिए। एक चाहिए इमीडिएट कि अभी क्या करें 1-2 साल के लिए। अब मुझे खाली ये लगता है कि अगर ये वॉर खत्म हो गई और ऑयल फिर $85 हो गया, सपोज 90 तो हो ही गया, 95 जो भी, फिर ये ना सोचे कि चलो हो गया जी अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये भी एक डर है हमारे वर्ल्ड में। लेकिन अदरवाइज आपको दो काम चाहिए थे। एक शॉर्टर टर्म काम, कि 1 साल के लिए फिर भी आपकी करेंसी तो वीक है, वो कोई आधा 1% और ऊपर हो जाएगी इस बात पे, लेकिन उसको स्टेबल नहीं हुई, तो उसके ऊपर या तो डायरेक्ट करें टू गेट डॉलर। मेरे हिसाब से तो एनआरआई डिपॉजिट करना चाहिए। और और जो लॉन्गर टर्म है कि जी हमारे यहाँ पॉलिसी ऑफ एनर्जी क्या होनी चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में प्रोड्यूस करें एनर्जी, या इंसेंटिवाइज करें, या उनको अप्रूवल्स दें एफडीआई को इन्वेस्ट कराने के लिए, या एफआई को अट्रैक्ट करने के लिए। ये जो चीज़ें हैं एफआई को अट्रैक्ट कराने के लिए, उसमें कई लोग बोलते हैं कि 2 साल पहले भी तो एफआई इन्वेस्ट करते थे। ऑफ कोर्स ये चीजें तब याद आएंगी जब आपको उस लाइन से ज्यादा चीजें चाहिए, उस लाइन से ज्यादा पैसे चाहिए आपको। खाली ये नहीं कि जब मेरी मार्केट में 20% अर्निंग्स ग्रोथ होगी तब तो एफआई आ जाएंगे, वो टैक्स भी देने को तैयार हो जाएंगे 20%। लेकिन वो साल बड़े कम होते हैं जिंदगी में। नॉर्मल साल बड़े होते हैं जिसमें उस समय आपको आप बहुत ही बिलो एवरेज ना चले जाएं। तो कुछ चीजें स्लाइटली लॉन्गर टर्म के लिए करनी है और कुछ सॉर्ट ऑफ हेयर एंड नाउ के लिए करनी है। मुझे लगता है कि ये जो हेयर एंड नाउ जो अभी क्राइसिस है,
उसमें अगर ये वॉर खत्म होगी तो मुझे लगता है हमारी सिस्टम फिर बैक ऑफ हो जाएगा। हम्म। ये थोड़ा नेगेटिव है मेरे हिसाब से। अच्छा, एक चीज़ और है सर, क्योंकि इस तरह के माहौल में अब लोगों को लगता है कि लगभग दुनिया में सभी देशों को ये समझ में आ रहा है कि एनर्जी के मामले में आपको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। अपने आप करना राइट। है। सो क्या इन्वेस्टमेंट के लिहाज से और गवर्नमेंट के फोकस के लिहाज से अगले 5-10 सालों के लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी थीम हो सकती है? क्या वहाँ पर आप कुछ मौके ढूंढ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ इन्वेस्ट किया जाए? ये जी सेक्टर देखने में बड़ा अपीलिंग लगता है, ये इन्वेस्टिंग के लिए बड़ा मुश्किल सा सेक्टर है। बिकॉज़ अगर आप कहें कि मैं पावर जो वैसे भी इसके इंडिपेंडेंटली भी चाहिए था एआई वगैरह के लिए, क्योंकि एआई में भी बड़ी ज़्यादा कंज़म्पशन होती है पावर की, एनर्जी की। तो उसके लिए जो स्टॉक्स हैं, या तो आप जो हमारे पास हैं, ये आपने ले लिए ये हिताची टाइप्स एंड वो सब, वो इतने ज़्यादा महँगे हो गए कि आदमी अब कहाँ से ले और कैसे ले एक भी शेयर उनमें। और दूसरी तरफ है ये यूटिलिटी टाइप कंपनीज, उनमें आपको वो प्लान इतने दूर के इतने लंबे प्लान होते हैं कि वो आपको ये नहीं लगता कि उसको किसी भी साल में कोई बड़ी ज्यादा ग्रोथ है, लेकिन वो हल्के हल्के रिटर्न दे जाते हैं। और तीसरी है ये सोलर कंपनीज और ये विंड कंपनीज और ये सोलर सेल कंपनीज, इन सब में मेरे को खास इंटरेस्ट नहीं लगता है। इवन 90% ऑफ देम तो अनलिस्टेड ही होती हैं अभी। तो इसलिए आपको ये थीम लगेगा बड़ा, लेकिन आपको पावर इक्विपमेंट वगैरह की चीजें आप ले सकते हैं, हमें हमारे पास हैं, लेकिन अब हमें काफी महंगी लगती हैं ये सारी। तो अब है तो है, ये है स्टोरी उनकी। अभी इतना ऑब्वियस नहीं है इस सेक्टर में नए पैसे बनाना, मोर पैसे बनाना। एंट्री अगर पहले हो गई, सही लेवल पे हो गई तो अच्छी बात अब है। हो गए तो पड़े हुए हैं, करेक्ट। अब के बड़े ज्यादा रिटर्न भी हो गए, 200% बन गए इन कंपनियों हुँ, में। अब हुँ, हमारे पास है, हम भी सोचते हैं उनका क्या किया जाए। हुँ, बट ये ऐसा नहीं है कि ये थीम अच्छी है तो आप किसी भी प्राइस पे चलते जाएं। हुँ। बैंक्स, एनबीएफसीज़ इस मुश्किल टाइम पे जब थोड़ा करंट अकाउंट डेफ़िसिट और रुपी वीक है, अब भी आपको पसंद है, आप निवेश करना चाहेंगे? ठीक है, कोई खास कोई ग्रेट स्टोरी नहीं है, बट ठीक है। एक बैकबोन चाहिए होती है। हुँ, बैकबोन के हिसाब से स्टॉक्स काफी दिनों से चले नहीं है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। तो हमारे पास है ये इसीलिए है क्योंकि ये किसी भी टाइम आपका बेचने का दिल नहीं करता है, बिकॉज बड़े सस्ते हैं। लेकिन खरीदने का दिल नहीं करता क्योंकि एफआई बड़ी सेलिंग करते हैं। तो फ्लो के साथ ही काम होता है, इसमें कोई एक्स्ट्रा वेट लेने का कभी कोई इंटरेस्ट नहीं है। मतलब अगर हमारे फंड में 4% आप नए पैसे देंगे, हम फिर 4% ले लेंगे, बट हम उसको 5 करने का हमारा मूड नहीं बन रहा तो अभी। सर ऐसे माहौल में तो बड़ा मुश्किल रहता होगा आपको, कहाँ पैसा लगाएँ? मतलब ढूँढना ही भारी काम है कि कोई अच्छा लग रहा है तो सामने एफआईज़ बेचने के लिए खड़ा है, कोई अच्छा नहीं तो उसमें पैसा लगाना ही आई क्यों? एग्री। हाँ? इसलिए 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 मैं कहता हूँ कि फंड में 40-50 नाम होने चाहिए, हाँ, इवन मोर में भी। इसमें कुछ नाम आप ले रहे हो स्टेबिलिटी के लिए, हुँ, कुछ नाम आप ले रहे हो कि हायर कॉन्फिडेंस, और कुछ महंगे भी हैं थोड़े से। लेकिन आप सारा कुछ उसमें नहीं लगा रहे, लेकिन वो चल रहे हैं। जैसे पावर इक्विपमेंट वगैरह वाले चल रहे हैं, तो हमने अभी थोड़े दिन पहले तक तो लिए थे, मतलब 1 महीने पहले तक उस वक्त भी महंगे थे, अब और महंगे हो गए, अब लगता है कि ज्यादा हो गया है। तो ये मिक्स एंड मैच इसी तरीके से होता है, क्योंकि सिंगल थीम पे काम नहीं हो सकता। हम खाली सस्ती कंपनियां लेते हैं, अगर आप खाली सस्ती कंपनी लेते हो तो कई उनमें से डिसरप्ट हो चुकी हैं, या वो अब आजकल के उसमें नहीं है, क्योंकि उनमें एफआई की अनलिमिटेड सेलिंग होनी है, ये है वो है। तो हर इसलिए मिक्स एंड मैच से काम होता है जी। इसलिए एक सिंगल थीम का तो मेरे पास भी पावरफुल सिंगल थीम नहीं है। अच्छा समीर सर, एक चीज़ बताइए, वैसे तो आप इंडियन हैं, भारत को प्यार करते हैं, भारत में पैसा भी लगाते हैं, आपके यहाँ फंड भी है। एक बार के लिए भूल जाए आप इंडियन हैं, ठीक है? आप सिंगापुर में बैठे हुए एक इंटरनेशनल फंड मैनेजर हैं। आपको दुनिया में कहीं भी पैसा लगाना है, पैसा तो लिमिटेड है, कहीं भी लगाना है। आज की तारीख में आपके लिए सबसे बेस्ट मार्केट कौन है नया इन्वेस्टमेंट करने के लिए? पूरे ग्लोबली, दुनिया भर में? बेस्ट इन्वेस्टमेंट कह लें या अच्छी इन्वेस्टमेंट कह लें, क्योंकि क्या है कि सारा जो एक्सपीरियंस है वो असली इंडियन मार्केट का है, तो हमें हुँ, लगता है कि इंडियन मार्केट पे थोड़ी है थोड़ा सा हुँ, पकड़। हुँ। बट अदरवाइज मेरे हिसाब से अगर इजी काम करना है तो नैस्डैक 100 ईटीएफ लो। अच्छा। उसमें क्या फायदा है, वो नैस्डैक 100 में आप एक तो एक कंपनी पे बेट नहीं कर रहे, उसमें आपको सारी कंपनीज में टेक्नोलॉजी अलग अलग टाइप की मिल जाएगी। मोस्टली ये कंपनीज एग्रीगेट में देखें तो उनकी मैनेजमेंट अच्छी है, एग्री एग्रीगेट में देखें उनके प्रॉफिट है, उनका कैश फ्लो है, उनके पास एक्सपोर्ट्स है,
एंड सो दे आर एबल टू एज अ, उनको आप एक सिंगल कंट्री एज्यूम कर लेंगे, एक सिंगल कंट्री है ये जिसमें ये फैक्टर्स हैं कि उनमें फिजिकल सरप्लस है बिकॉज दे मेक प्रॉफिट, उसमें ट्रेड सरप्लस है बिकॉज दे एक्सपोर्ट, उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसमें इनफ डाइवर्सिफिकेशन है। और दूसरा जो मैं लेता हूँ और लोगों को बोलता हूँ लेने को, वो है वर्ल्ड एक्स यूएस ईटीएफ। ओके। मतलब आप आजकल ना आउटसाइड यूएस स्टॉक्स एक्चुअली यूएस से ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो वर्ल्ड एक्स सिंगल कंट्री नहीं समझ आती कौन सी ली जाए, सिंगल सेक्टर नहीं समझ आता, क्योंकि कभी जापान चलने लग जाता है, कभी ब्राजील चल जाता है, कभी कोरिया ताइवान चल रहे हैं, लेकिन कोरिया ताइवान इंडिपेंडेंटली ले तो बड़े अजीब लगता है कि 200% बढ़ने के बाद ले रहे हैं। सो वो है, लेकिन फिर भी एंड में हमारे सारे पैसे जो बने हैं इतने सालों में वो इंडिया से ही बने हैं। वो भारत के प्रति आपका प्रेम है, वो तो इसका कोई सवाल ही नहीं, इसलिए मैंने कहा कोई कि प्रेम की बात नहीं है। इंडिया वहां पे आप इंडेक्स लेके काम हो रहा है, यहाँ पे आप स्टॉक्स लेते हैं जो 5-6% भी अगर बीट करें तो वो इंडेक्स के बराबर करेक्ट उससे करेक्ट। बेटर हो जाते हैं वो वहां वो के। वो समझ और अंडरस्टैंडिंग और वो पकड़ ज़्यादा है नेचुरली। एक चीज़ और समीर सर जो मैं पूछना चाहता था आपसे कि इस तरह के माहौल में जब आप तो काफ़ी समय पहले से आईटी शेयरों से दूर हो चुके हैं, अभी भी आपका आईटी शेयरों पे के प्रति प्यार आया तो नहीं ना? नहीं नहीं, एक और नई स्टोरी आई है जी, एंटी एंटी। सो अगर आपने कल देखा हो या परसों, एंथ्रोपिक्स हाँ। ने अनाउंस किया कि उनका फर्स्ट क्वार्टर, एक क्वार्टर का, फर्स्ट नहीं मतलब जो भी रिसेंट क्वार्टर था, फर्स्ट या जो भी नंबर है, उस क्वार्टर का रेवेन्यू $10 बिलियन क्रॉस हो गया एक क्वार्टर का। अच्छा बस। दैट मीन्स एंथ्रोपिक्स के, और प्रॉफिट बनाया उस क्वार्टर में एक्चुअली, हाँ हाँ। कि 40 बिलियन का रन रेट तो एंथ्रोपिक्स का रेवेन्यू हो गया। हम्म। अब हमें लोग बोलते थे जो बुलिश थे आईटी पे, इंडियन आईटी पे, कि ये जो कंपनीज हैं यूएस की या ग्लोबली, वो तो अपने आप एआई यूज ही नहीं कर पाएंगे, उनको तो हैंड होल्डिंग करनी पड़ेगी, इतनी बड़ी कंपनीज हैं वो कैसे अपने आप करेंगे, उनको समझाएगा कौन, वो तो हमारी कंपनीज काम करेंगी। अब हमारी कंपनियों को काम मिला कि नहीं मिला, बट उन्होंने वहां 40 बिलियन खर्च दिए हैं। उस 40 बिलियन में आई वुड थिंक कि 5-10% से ज्यादा पब्लिक नहीं होगी, बिकॉज पब्लिक मोस्टली फ्री वाले यूज करती है, फ्री वाला वो। सो अज्यूम करो, पता नहीं सबको 70-80-60, बट मेरे हिसाब से 70-80 से ज्यादा परसेंट एंटरप्राइज ने दिए हैं। तो एंटरप्राइज ने खाली एंथ्रोपिक्स पे अपना रन रेट 30-35 बिलियन का कर दिया है, और ओपन एआई पे अलग। तो वही कंपनीज है वर्ल्ड की, वो जो 50-60 बिलियन कंबाइन करके कमिट कर चुकी हैं टू स्पेंड ऑन एआई ऑलरेडी, और पैसे देने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने वेट तो नहीं की कि हमें इंडियन कंपनी आके समझाएगी। इसका मतलब है ये इतनी स्टोरी नहीं है कि कोई जा ही नहीं सकता अपने आप, या कोई जाएगा ही नहीं। एंड सेकेंडली, अगर उन्होंने इतने पैसे खर्च दिए हैं तो वो बजट तो इतने बढ़ाए नहीं होंगे, तो बाकी सबसे बार्गेन करेंगे। ये आपके जस्ट पहले सर मैं मोहनदास पै सर से बात कर रहा था, उनका इंटरव्यू कर रहा था। उनका ये बड़ा स्ट्रांगली मानना था कि अगर लोग सोचते कि भारतीय आईटी कंपनी एआई के मामले में पीछे रह गई या ख़त्म हो जाएगी, तो बहुत, मैं आपको इंटरव्यू भेजूंगा भी, उनका लिंक भी। उनका कहना था कि ऐसा राइट ऑफ मत कीजिए हमारी ये कंपनी। राइट ऑफ कौन कर रहा है? हाँ। राइट ऑफ कौन किसी को करता है? आपने एसएमएस को राइट ऑफ किया है? अभी आपके पास ओटीपी आता है ना। करेक्ट। लेकिन व्हाट्सएप ने एसएमएस का नुकसान कराया कि नहीं कराया काफी? हम्म। अभी आप मूवी मूवी देखने जाते हैं ना, राइट। तो बट ओटीटी ने डिसरप्ट किया है कि नहीं किया? करेक्ट। ऐसे थोड़ा होता है। अब लोग कहते हैं कि आजकल लोग ना खाली हेल्दी, जैसे हम कहते हैं कि, मैं जैसे बोलता हूँ कि यूएस में कॉर्नफ्लेक्स को भी डिसरप्ट कर दिया। कॉर्नफ्लेक्स जो सुबह सब खाते थे हम्म। यूएस में, अब उन्होंने कहा नहीं, उसमें शुगर होती है, अच्छा। तो इसलिए हेल्दी खाना खाना चाहिए। हाँ। जैसे सबवे शुरू हो गया उस वक्त कि भाई मैकडोनल्ड जो है ना, उसमें जो खाना है वो इतना फ्रेश नहीं है, सबवे आपके सामने बनाता है, वो मैकडोनल्ड बंद होना हो गया। कोई भी चीज हम्म। बंद नहीं होती है, किसी को राइट ऑफ नहीं करना होता। हमारा काम राइट ऑफ का नहीं है, हमारा कि तेरे 2-3 हाँ, साल पैसे गए ज़्यादा फिर बनेंगे। बात करी है। हाँ, पैसे कहाँ ज़्यादा बनेंगे वो देखना है। नहीं, 2-3 साल आपके गए, आप जब तक राइट ऑफ नहीं हो रहे हमें बताइएगा। हम्म। लेकिन एक और बात है, हम्म। इंडिया में करीब 1/3 ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, आईटी सर्विसेज के लोग अब जीसीसीज में आ गए, जो उन फॉरेन कंपनीज के अपने मतलब अपने सेंटर में, अपने यूनिट में। तो वो जो 1/3 लोग आ गए फ्रॉम जीरो से, पता नहीं 10 साल पहले, वो भी कोई नया काम थोड़ा हो गया। थोड़ा बहुत काम तो वही था ना जो आप पहले दूसरी बाहर वाली कंपनी से कराते थे। कुछ काम नया भी हो सकता है जो आप कहो कि हम इन्फोसिस, टीसीएस और इन सब से नहीं कराते थे। लेकिन ये भी नहीं है कि जो ये सारी कंपनीज जीसीसी इंडिया में खुली हैं, करीब 2000,
जिसमें करीब कितने लोग काम करते हैं, 20 लाख के करीब। ये सब एक्स्ट्रा काम है और आईटी कंपनी से काम पुराना जो है वही है और उस पर ग्रोथ होती रहेगी, और ये 20 लाख और लोग आ गए और उनके पास टोटल 35 लाख लोग हैं, तो टोटल 55 लाख है करीब। तो ये 20 लाख जो है उसी में से काम लेने आए हैं ना। तो राइट ऑफ इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड। राइट ऑफ से तो किसी भी चीज को आप कह सकते हैं कि राइट ऑफ नहीं हो सकती। ठीक बात है। अच्छा, एक चीज़ और सर इंडिया आखिर। में किसी ने राइट ऑफ नहीं किया, लेकिन इंडिया की परफॉर्मेंस देखिए 2 साल में, तो हाँ, राइट ऑफ थोड़ा हो गया है। आपने पॉज कर दिया, आपने डिले कर दिया, आपने थोड़े रिडीम कर दिए, करेक्ट। तो कोई बोले यू कैन नॉट राइट ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली यू कैन नॉट राइट ऑफ इंडिया। तो एक चर्चा और जो बड़ी जोरों में चल रही है आजकल देश में, वो ये कि जो आपने कहा है कि हमारे 2 साल खराब हो गए, एक तरह से 1.5-2 साल। तो अब लोग ये बातचीत करने लगे कि ऐसा तो नहीं कि मतलब जो एफआईज बेच के जा रहे हैं, उन्हें हमारे रिटेली एसआईपी करके या म्यूचुअल फंड में पैसा डाल के उनको एग्जिट दे रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि पता चला कि हम बेवकूफ़ बन जाएंगे, समझदार लोग पैसा लेके निकल जाएंगे? आप उसको उल्टा कर देते हैं हाँ। कि ना एफआई की सेलिंग हुई इसीलिए इंडियन म्यूचुअल फंड को सस्ते में शेयर मिल गए। हम्म। वही चीज को उल्टा कर दो कि कौन कॉज है कौन इफेक्ट है। हम्म। बॉटम लाइन ये है कि जो फॉरेनर्स ने निकाले हैं पैसे, पहली बात तो किसी ने ध्यान नहीं दिया कि हर मार्केट में से निकाले गए हैं, करेक्ट। इंक्लूडिंग इन 25। हम्म। 25 में भी कोरिया की नेट सेलिंग थी, हम्म। ताइवान की नेट अच्छा। सेलिंग थी, इंडिया की भी नेट सेलिंग थी। हम्म। बट 25 में इंडिया की थोड़ी ज्यादा थी प्रोपोर्शन में, लेकिन प्लस नहीं थी उन कंट्रीज में भी। तो दिस इज मोर टू डू विद कि आपने इमर्जिंग मार्केट में नहीं डाले नए पैसे। ये नहीं हुआ कि कोरिया में ज्यादा पैसे बन गए तो वहां से निकाल के इंडिया में डाल दिए, और ना ये हुआ कि इंडिया क्योंकि खराब है तो इंडिया में से निकाल के कोरिया में डाल दिए, दोनों में से निकाल लिए। लेकिन वहां से लास्ट ईयर कम निकाले और हमारे यहाँ से ज्यादा निकाले। इस साल जैसे मैं बोल रहा था करीब प्रोपोर्शन में निकाले हैं, हमारे यहाँ से करीब 25 और टोटल 125 बिलियन। तो ये स्टोरी नहीं हो सकती। सेकंड है कि आप करते क्या, मैंने ये ट्वीट किया था कि आप क्या करते अगर आप एसआईपी नहीं करते, तो आप क्या करते? हाँ। आप कहते हैं हम सारे अब्रॉड इन्वेस्ट कर लेते हैं तो ये जो इंडिया की करेंसी वीक हो रही है वैसी हो जाती है, तो वैसे ही इतने स्केल पे आपको निकालने ही नहीं देता हमारा सिस्टम। अभी भी आपको म्यूचुअल फंड से नहीं निकालने दिया। इमेजिन अगर पूरी कंट्री कहती है हमें वो करना है तो हमारी करेंसी वैसी खत्म हो जाती। और आपके जो नए पैसे हैं 1% 5% वो आपके अच्छी जगह इन्वेस्ट हो जाते हैं, और जो आपके पिछले 25 सालों के पैसे इन्वेस्टेड हैं उनकी वैल्यू 20-25% और गिर जाती। ठीक बात है। अच्छा सर, अब एक आखिरी सवाल ये कि 96-97 के आसपास करेंसी हमारी, डॉलर के सामने रुपया 23,500 23,800 के आसपास निफ्टी, इस लेवल पर कोई एफआईज के लिए पैसा लगाना बनता है या पैसा निकालना बनता है? हमारे हिसाब से लगाना पड़ता है, और हम रोज सुबह यही मार्केटिंग कर रहे होते हैं, और उसी के लिए मैं 2-3 हफ्ते पहले यूएस में था और सब कन्विंस हो रहे थे मेरे आने के बाद। अब मेरे को एक अभी हमने फॉलो अप तो कॉल तो ज्यादा लोगों से की नहीं कि 2 हफ्ते में तो ना बोलेगा अच्छा जी आपने लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो, जल्दी बताओ। अभी तो शांति से काम होता है ना इस बिजनेस में। लेकिन एक आध से जो जनरल बात हुई वो कहते हैं कि आपके गवर्नमेंट तो कह रही है कि बड़ी प्रॉब्लम है। हम्म। अब मैं को नहीं है तो कहेंगे आपको कुछ पता नहीं है। हम्म। तो इसलिए अभी फिर शांत होना पड़ेगा थोड़े हफ्ते फॉर अस टू से नहीं नहीं वो हो गया, वो जरा हो गया था जोश में काइंड ऑफ थिंग। ये कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जिसको आप बोलें कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि उसको ऐसे कर दिया जाए। ठीक है प्रॉब्लम, बट उसके सोल्यूशन कुछ तो अपने आप आ जाते हैं साइकिल से, टाइम से, जैसे वॉर खत्म हो जाए, ऑयल थोड़ा करेक्ट हो जाए, और कुछ हमें स्टेप्स लेने चाहिए बस। बात है, बिल्कुल सर। सबीर सर, आप शो में समापन करने में आपको धन्यवाद दूँ। उससे पहले एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा सर। लाइट कलर के सूट आप पे बहुत ज़्यादा सूट करते हैं। अगली बार मैं पिंक पहन के आऊंगा जी आपके लिए। अरे वाह, क्या बात। मेरे पास कुछ 10-12 कलर्स के हैं जो आप खोलोगे वो पहन। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमेशा आप दिल से बात करते हैं और दिल से ही सलाह और राय भी देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू हमारे जी। साथ देने। थैंक यू। समीर अरोड़ा साहब सिंगापुर से बात करते हुए बाजार के मूड माहौल और एफआईज के मूड माहौल के बारे में। इस खास शो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।